Hello everyone. This is third session of precipitation. According to our AE syllabus, we are going to cover point rainfall analysis and frequency analysis of precipitation. Right? प्रीवियस के 2 सेशन से हमारे पास अब रेनफॉल डेटा आ चुके हैं। उसे हम लोगों ने चेक भी कर रखा है, उसकी कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी दोनों में वो फिट है। अब उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा. Rainfall data are presented in the form of mass curve, hyetograph, and moving average. Right? Mass curve of rainfall. The mass curve of rainfall is a plot of accumulated precipitation against time. So remember this definition for objective question. Plotted in chronological order. ओल्डेस्ट फर्स्ट एंड देन जो है ना टाइम हमारा इस तरह मूव करता है, टाइम के साथ साथ हम रेनफॉल डेटा को इस एक्सिस पर शो करेंगे और इस पर टाइम. तो मास कर्व इज प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल अगेंस्ट टाइम. राइट? टाइम के साथ, बढ़ते हुए टाइम के साथ, नॉट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. राइट? असेंडिंग जो ऑर्डर होते टाइम के. Records of float type and weighing bucket type gauge are of this form. So remember this point also. मास कर्व को ड्रॉ करने के लिए रिकॉर्डिंग गेज के डेटा चाहिए. उसमें भी वेइंग बकेट एंड नेचुरल साइफन रेन गेज में अपने पास क्या होते हैं, फ्लोट लगे हुए थे. राइट? जो वाटर पर फ्लोट करते हैं. तो वो टाइम के साथ डेटा देता है, वो चाहिए मुझे. तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया कि वेइंग बकेट टाइप गेज की रिकॉर्डिंग मास कर्व ड्रॉ करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी. फ्लोट टाइप रेन गेज की रिकॉर्डिंग मास कर्व प्लॉट करने के लिए यूज की जाएगी. मास कर्व्स ऑफ रेनफॉल आर वेरी यूजफुल इन एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन the duration and magnitude of a storm. Right? Intensities at various time interval in a storm can be obtained from the slope of mass curve. Third point, slope of mass curve gives intensity of the rainfall per unit time, how much centimeter of water rainfall actually precipitating. तो ये जो है ना हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कहलाता है. ये सब हमें मिलेगा. बात समझ में आया है? स्लोप ऑफ मास कर्व गिव्स इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल. तो अपने पास जो ना मास कर्व अवेलेबल है. डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे जो ना प्लॉट किया गया है. राइट? ये अपना जो ना ये स्पॉट जो है, ये कैचमेंट में इस एरिया के लिए जो है ना, कैचमेंट के इस एरिया के लिए, क्योंकि कैचमेंट में सेवरल रेन गेजेस फिट किए जाते हैं ताकि जो है ना जो वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक है रेनफॉल के अलग अलग एरिया में, तो हम जो है ना अलग अलग एरिया में रेन गेज स्टेशन एस्टेब्लिश करके उस पर्टिकुलर एरिया का प्रेसिपिटेशन डेटा कैलकुलेट करेंगे. जो एनालिसिस करेंगे रियलिटी से मैच करेगा ऑलमोस्ट.
तो इस एरिया के लिए ये रेनगेज स्टेशन है, इस एरिया के प्रेसिपिटेशन को इस रेनगेज से जाना जा रहा है। ठीक है, अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं जीरो से। रेनफॉल स्टार्ट होती है, इसके जो है ना जो कंटेनर है, जो कलेक्टिंग बोतल है रेन गेज के, उसमें अब हमारा जो ना रेनफॉल आकर कलेक्ट हो रहा है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, अमाउंट जो है ना बढ़ते जाएंगे कि नहीं, एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन टाइम के साथ चाहिए ना, दैट इज मास कर्व। तो जैसे जैसे टाइम, जब तक रेनफॉल होगी उसमें अमाउंट बढ़ते जाएगा ना, एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो किसी टाइम पर कितना एक्यूमुलेट हुआ है, सपोज कीजिए जो है ना इस टाइम पर, जैसे कि 10 यूनिट टाइम पर जो है ना कितना, उसमें जीरो टाइम पर जब स्टॉप में स्टार्ट हुआ था तो जीरो, और टाइम बढ़ेगा तो उसमें एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। तो जो वैल्यू था इतना वैल्यू था, इतना अमाउंट था, थोड़ा सा और टाइम बढ़ा था, कितना था, इतना था, 20 यूनिट टाइम पर क्या था, इतना था हमारा, इतना एक्यूमुलेटेड। अब यहाँ पर यहाँ से उसमें अमाउंट नहीं ऐड हो रहा है, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है, रेनफॉल उस ड्यूरेशन में हो ही नहीं रही है, उस ड्यूरेशन में 20 से 40 के बीच में नो रेनफॉल। फिर जो है ना 40 to 60 के बीच में जो है ना अब अमाउंट उस कलेक्टिंग बोतल में बढ़ने लगा प्रिसिपिटेशन का, इसका मतलब 40 to 60 में रेनफॉल हो रही है, राइट। 62 जो फर्दर जो है ना टाइमिंग के लिए, अब जो ना एक्यूमुलेटेड रेनफॉल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब अब रेनफॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेनफॉल का ड्यूरेशन भी हमें पता चल गया कि भाई 60 यूनिट्स जो भी है आपका मिनट में है, राइट, आर में है, तो ये हमारा क्या हो गया, ड्यूरेशन पता चल गया रेनफॉल का। एवरेज इंटेंसिटी हम टाइम इंटरवल में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 20 मिनट्स में, अगर मैं टाइम के लिए मिनट्स यूज कर रहा हूँ, इस 20 मिनट्स में टोटल रेनफॉल कितना एक्यूमुलेट हुआ है, मिनट में लेकर इसे हम अभी इस प्रॉब्लम में आर लिए हैं, ठीक है, और प्रिसिपिटेशन एम में है। तो 20 आवर्स में जो है ना 20 का प्रिसिपिटेशन हुआ। तो इससे फर्स्ट जो पीरियड है 0 to 20 आवर्स का, उसमें इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल कितना हो गया, 20/20, 20 mm इन 20 आवर्स, तो 1 mm पर आवर हमारा जो है ना इंटेंसिटी आया। BC यानी इस टाइम इंटरवल में, ड्यूरिंग BC, ड्यूरिंग OB एवरेज इंटेंसिटी, BC में जो है ना एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऐड हो ही नहीं रहा है, कलेक्टिंग बोतल में रेनफॉल का अमाउंट ऐड हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ रेनफॉल नहीं हुआ है। तो इस 20 आवर्स में जीरो अमाउंट का रेनफॉल हुआ है, 0/20। तो गाइज इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इन दिस पीरियड 0। यहाँ पर हम देखेंगे 20 से कितना बन गया, 50 बन गया, तो 30 mm का जो ना रेनफॉल इस फर्दर 20 आवर्स में हुआ है। तो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल निकाल लिए, और डी में, यहाँ जो डी है, राइट, यहाँ पर हमारा कोई रेनफॉल नहीं है, इंटेंसिटी 0 है। तो विद द हेल्प ऑफ मास कर्व वी आर एबल टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, एंड जो एंड वैल्यू है, ये टोटल प्रेसिपिटेशन इस एरिया के ओवर हो गया। जो स्टॉर्म का जो एंड है, यहीं पर स्टॉर्म एंड हुआ है, तो टोटल 50 mm का प्रेसिपिटेशन उस एरिया के ओवर हुआ है जहां पर रेनगेज एस्टेब्लिश किया गया है, और उस एरिया के रेनगेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट, क्लियर, समझ में आ गया। तो मास कर्व इसके लिए यूजफुल है। हाइटोग्राफ, a haitograph is a plot of the intensity of rainfall against the time interval. Once we have a intensity of the rainfall, now we are going to plot intensity versus storm duration curve, right, that is called हाइटोग्राफ। ये आपको जो ना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है।
राइट। तो यहाँ पर हमारा जो है इंटेंसिटी mm/h cm/h इस एक्सिस पर हो गया, और ये जो है ना आपका स्टॉर्म ड्यूरेशन हो गया। द हाइटोग्राफ इज डिराइव फ्रॉम द मास कर्व। मास कर्व से हम हाइटोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? हर इंटरवल में इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल क्या है? तो देखो इस इंटरवल में इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल ये है 0.3। इस इंटरवल में 8 to 16 में इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल क्या है? 0 है। सॉलिड लाइन नहीं है ना इसमें। इस इंटरवल में इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल कितना है? इतने वैल्यू का है। इस इंटरवल में इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इतने का है। राइट, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इन इंटरवल्स, इसका प्लॉट हमने कर दिया, दैट इज कॉल्ड हाइटोग्राफ। तो क्या हुआ ये क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगुलर टाइप का जो ना शेप बन रहा है। राइट, इस तरह से बनता है द एरिया। अब इसके अंदर का एरिया पता करोगे, क्या आएगा एरिया? आप जो ना एरिया इसके अंदर का कैलकुलेट जब करोगे, तो एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ हाइटोग्राफ। बात समझ में आ रहा है? एरिया अंडर कर्व क्या होती है? सपोज कर लो ये y है और ये x एक्सिस है, एंड दिस इज कर्व y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। राइट, डियर स्टूडेंट्स, ये x डिस्टेंस पर हमने एक वर्टिकल लाइन कंसीडर किया, और यहाँ पर x प्लस डी एक्स डिस्टेंस में, तो ये लेंथ कितना हुआ? dx, और ये हाइट x पर कितना वैल्यू है? ये हमने x डिस्टेंस पर लिया है ना, तो x पर वैल्यू क्या है? y है। ये दोनों लाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज है? एकदम समझो, एकदम क्लोज है। तो ये दोनों हाइट लगभग सेम रहेंगे। इसकी एरिया क्या कहलाएगी? वाई डी एक्स। टोटल एरिया क्या कहलाएगी? इंटीग्रेट y विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम, कहाँ से कर्व है? x1 से x2 तक कर्व है। तो आपका जो है टोटल एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। क्या होता है? x इजकल टू x1, x इजकल टू x2, ये जो है ना 2 लाइन्स हो गए। राइट, एंड कर्व एंड x एक्सिस। एरिया अंडर x इजकल टू x1 लाइन, x इजकल टू x2 लाइन, x एक्सिस एंड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो एरिया अंडर कर्व दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या यूनिट बन जाएगा? इधर r और इधर cm/r। एरिया अंडर करेंगे तो ये सेंटीमीटर। टोटल प्रेसिपिटेशन को बताएगा। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया अंडर, सबको एरिया निकाल लो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐड करोगे तो टोटल इंटेंसिटी रेनफॉल का कितना वो निकल के आ जाएगा। मतलब कि मास कर्व का जो एंड ऑफ स्टॉर्म वाला जो टाइम है, जिस टाइम पर स्टॉर्म एंड हो रही है, वहां पर टोटल एक्यूमुलेटेड रेनफॉल की वैल्यू को ये बता के दे देगा। मूविंग एवरेज, ठीक है। इफ यू प्लॉट रेनफॉल with time in chronological order, the fluctuation will be large in the time series of the rainfall. टाइम के साथ हम रेनफॉल का प्लॉट करेंगे तो फ्लक्चुएशन जो है ना बहुत हाई होगा। जैसे आपको 90-50 में रेनफॉल आपका कितना हुआ है? इतने वैल्यू का हुआ है। 51 में जो है इतने वैल्यू का हुआ है। 52 में इतने वैल्यू का हुआ है। 53 में इतने का हुआ है। इस तरह जो है ना ईयरली जो है ना प्रेसिपिटेशन डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसका फ्लक्चुएशन देखो कितना है, हाई है। इससे कोई ट्रेंड आप डिसाइड कर पा रहे हो कि ओवरऑल जो है ना ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है? वी आर अनएबल टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ प्रेसिपिटेशन value in a particular area in which we have installed rain gauge and we are getting yearly rainfall or precipitation data, right? So we are unable to get conclusion on this time series plot. इसे टाइम सीरीज प्लॉट कराते, एक्चुअल टाइम बेसिस पर जो रेनफॉल की वैल्यू है उसकी प्लॉटिंग जो की गई है, दिस इज टाइम सीरीज प्लॉट ऑफ एक्चुअल रेनफॉल डेटा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्मूथेंस आउट करने के लिए
इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए मूविंग एवरेज मेथड का यूज करते हैं। वन मार्क क्वेश्चन। The fluctuation will be large in the time series of the rainfall. From this, it will be difficult to determine the trend of the rainfall. Thus, a moving average plot is made which smoothens out the fluctuation in the time series and help in determining the trend of the rainfall. Up trend है, down trend है, या ऑलमोस्ट जो है ना कांस्टेंट है उस रीजन में प्रेसिपिटेशन। टू फाइंड आउट मूविंग एवरेज और से 3 years average of the rainfall of first, second and third year is plotted against second year. अगर आप तीसरे साल की मतलब आप क्या करने जा रहे हो, मूविंग एवरेज मेथड से 3 years मूविंग एवरेज मेथड कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर का रेनफॉल डेटा का एवरेज ले लेना है और किसको असाइन करना है, सेकंड वाले को देना है। ठीक है, अब थर्ड ईयर वाले के लिए क्या देंगे, ये कहाँ से आएगा, तो इसको लाने के लिए मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमने सेकंड वाले को असाइन कर दिया, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, इसको ऐड करो और इसके बाद इसको असाइन कर दो। बस इस तरह से जो है ना हम 3 years ये टोटल है एंड 3 years मूविंग एवरेज क्या होगा, इसमें आप 3 से डिवाइड कर दो, है ना। 3 वैल्यूज का एवरेज क्या होगा, ऐड करके 3 years टोटल हो गया, ये ऐड करके डिवाइड कर देंगे और सेकेंड को दे देंगे। 5 years अगर आपको मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना हो, 1 2 3 4 5, इस 5 साल के रेनफॉल डेटा को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो। 5 आइटम्स है ना, 5 रेनफॉल वैल्यूज है, डिवाइड कर दो और असाइन किसको करोगे देख लो, थर्ड वाला को असाइन कर देना। ठीक है, अब अगला वैल्यू कैसे आएगा, अब पहले वाले को छोड़ दो और फिर 5 पकड़ो, इसमें से उसका एवरेज लो, यहाँ पर असाइन कर दो, है ना, ये टोटल हो गया, यहाँ असाइन कर दो, यहाँ असाइन कर दो, फिर एक एक छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब देखो हमारा जो टाइम सीरीज प्लॉट ऑफ रेनफॉल डेटा 3 years मूविंग एवरेज एंड 5 years मूविंग एवरेज को अब ग्राफ पर देखते हैं कैसा दिखता है, कॉन्सेप्ट यहाँ से आ जाएगा। ये ग्राफ पर देखिए, डॉटेड जो है ना, ये डॉटेड वाला है एनुअल रेनफॉल विथ टाइम, और ये आपका जो है ना ब्लैक वाला है 3 years मूविंग एवरेज, ब्लैक वाला, एंड ये वाला जो आपको ब्लू दिख रहा है ये 5 years मूविंग एवरेज है, 5 years। तो जो हमारा टाइम सीरीज प्लॉट है एक्चुअल रेनफॉल डेटा विथ टाइम, उसमें देखिए कितना फ्लक्चुएशन है, लेकिन उसी का 3 years का मूविंग एवरेज में फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम हो गया, और 5 years में और फ्लक्चुएशन कम हो गया। ठीक है, तो इससे कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ओवरऑल जो है ना प्रेसिपिटेशन का उस पर्टिकुलर रीजन में ड्रॉप हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या ऑलमोस्ट जो ना कांस्टेंट ही है, राइट। साइड वे बोलो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर कैचमेंट, राइट। इस पर जो है ना क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना पूछे हुए, तो ये इंटरेस्ट का टॉपिक है, एग्जामिनर के सामने थॉट में आने वाला टॉपिक है, फटाफट जो है ना देखते चले जाते हैं। इसमें भी हमको समझने में क्या लगा, कोई एफर्ट लगा, समझ गए कि हायर मूविंग एवरेज जो होंगे ना वो उसमें फ्लक्चुएशन कम होगी, टाइम सीरीज प्लॉट में लार्ज फ्लक्चुएशन है और मूविंग एवरेज की जो है ना नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, कर्व में फ्लक्चुएशन कम आती है जाएगी। अब वही जो ना आप 7 year का करोगे तो 7 year में जो है ना फ्लक्चुएशन एकदम कम हो जाएगा, कुछ लग जाएगा कि जो ना किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, द प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट इज एक्चुअली मेजर्ड एज पॉइंट वैल्यूज एट फाइनाइट नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन स्टेशन। ये पॉइंट वैल्यू निकाली जा रही है ना कि हम तो क्या एग्जैक्ट जो है ना प्रेसिपिटेशन किसी कैचमेंट के ओवर हो रही है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक जितना बड़ा सेवरल किलोमीटर स्क्वायर का 500 किलोमीटर स्क्वायर 300 किलोमीटर स्क्वायर की जो एरिया है जिसमें जो ना सब कुछ है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है,
कंस्ट्रक्शन है, राइट, माउंटेन है, रिवर है, इस सब के ऊपर उठकर एक जो है ना एक रेनफॉल को कलेक्ट करने वाला जो है ना वो बकेट बनाई है। ऐसा करेंगे क्या? ऐसे ही करने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं? तो हमारी मजबूरी है कि वी कांट गेट एक्चुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टॉर्म। तो हम क्या करते हैं कि पूरी जो है ना कैचमेंट मतलब जिसमें वाटर शेड और जिसमें और बेसिन, जिसमें जो है ना आपका टोटल जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है एक आउटलेट पर पहुंच रहा है, तो उसके अलग अलग जो है ना एरिया में हम रेनगेज स्टेशन क्रिएट करते हैं। तो उस जगह से आई हुई रेनफॉल को हम कलेक्ट करके उस पर बताते हैं कि उस कैचमेंट में कितना टोटल प्रेसिपिटेशन हुआ। एरिया भी हमारे पास अवेलेबल है उस कैचमेंट का, ठीक है। तो एक रेनगेज कितने एरिया को ये प्रेसिपिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार सब एरियाज में हमने टोटल कैचमेंट एरिया को डिवाइड कर दिया, हर सब एरिया में हमने एक एक रेनगेज स्टेशन एस्टेब्लिश किया और वहां से वैल्यू। तो पॉइंट रेनफॉल डेटा हुआ ना, ये पॉइंट रेनफॉल डेटा हुआ ना, किसी एक पॉइंट से कलेक्ट कर रहा है, वो भी पूरी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि जब थोड़ा सा भी जगह चेंज हो जाता है 200 300 400 500 मीटर, तब भी रेनफॉल की जो है ना वैल्यू चेंज हो जाती है। आप तो उस रेनगेज से कुछ किलोमीटर स्क्वायर एरिया के रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, उसमें भी वो एग्जैक्ट नहीं है। तो पॉइंट रेनफॉल वैल्यूज हमारे पास आ रही है। However, hydrological analysis requires knowledge not of point rainfall values at various station but an average value over catchment। उस कैचमेंट में जितने सारे रेंगेज स्टेशन के पॉइंट रेनफॉल डेटा आ रही है उस सबको एवरेज करने जा रहे हैं। एंड हम बोल सकते हैं कि अब इस कैचमेंट में ऑन एन एवरेज कितने mm और सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई ड्यू टू दिस टर्म। टू कन्वर्ट द पॉइंट रेनफॉल वैल्यूज, इसीलिए लैंग्वेज समझो, जरूरी था, लेक्चर की तरह सुनना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाएगा अपने आप। टू कन्वर्ट द पॉइंट रेनफॉल वैल्यूज एट वेरियस स्टेशन इनटू एवरेज वैल्यू ओवर कैचमेंट, सेवरल मेथड्स आर अवेलेबल। हम इसमें 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जब भी आप लोग स्टेट की जो आती है असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट, तो उसमें क्वेश्चन जो है ना ये सब पूछे हुए हैं। अर्थमेटिक मीन मेथड सीजन तो आएगा, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आइसोहाइटल मेथड जब पढ़ रहे हैं तो आप होप कीजिए कि हम उसके लिए भी पढ़े हैं। तो जनरल नॉलेज और लैंग्वेज का जो रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसको कवर करके हम उस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। अर्थमेटिक मीन मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड क्या है? उस कैचमेंट में जितने सारे रेनगेज स्टेशन से रेनफॉल की जो वैल्यू आई है, पॉइंट रेनफॉल डेटा आई है हर रेनगेज स्टेशन से, सबको ऐड करो, कितने रेनगेज स्टेशन है यानी कितने डेटा है उससे डिवाइड कर दो, वो क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन मेथड। द अर्थमेटिक मीन मेथड गिव्स इक्वल वेट्स टू ऑल रेनगेज। अब यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंजीनियरिंग भाषा में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या किया, तो उस कैचमेंट में जितने सारे रेनगेज स्टेशन है, राइट, उन सारे रेनगेज स्टेशन से जो रेनफॉल की डेटा आ रही है, प्रेसिपिटेशन की जो डेटा आ रही है, उन सबको जो है ना 1 से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करके और उसके संख्या से डिवाइड किए हैं। वेटेज सबको हमने इक्वल 1 दिया है ना। सपोज कर लो जो ना 20 mm 30 mm 50 mm 80 mm, तो 1 into 20 प्लस 1 into 30 प्लस 1 into 50 प्लस 1 into 80 अपॉन कितने हैं 1 2 3 4, सबको वेटेज 1 1 दिया है। हर रेनगेज को हमने 1 1 इक्वल वेटेज दिया है, इक्वल वेटेज दिया है वाइल कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन एवरेज। अर्थमेटिक मीन रेनफॉल प्रेसिपिटेशन वैल्यू और रेनफॉल वैल्यू ओवर कैचमेंट।
इक्वल वेटेज दिया है, यही इसकी डिमेरिट है। ये तभी वैलिड है जहाँ पर जो है ना जिस कैचमेंट में एरिया टू एरिया, कैचमेंट के अंदर ही सब एरियाज टू सब एरिया रेनफॉल में वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत सही भी देगा रिजल्ट ये, लेकिन इजी है, क्विक एंड इजी कैलकुलेशन हो सकती है। इट yields fairly accurate result if the rain gauges are uniformly distributed and are under homogeneous climate. Homogeneous climate होगी, it means over entire catchment area we have installed several rain gauges, almost all are recording almost same values, तब जो है ना ये एवरेज वाला काम आएगा कि यस प्रेसिपिटेशन में इतने यूनिट की रेनफॉल हुई है। दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द रेन गेज लोकेटेड आउटसाइड द कैचमेंट एज पर दिस मेथड। तो इसमें क्या है कि जैसे ये कैचमेंट एरिया है, ये कैचमेंट एरिया है, तो इस कैचमेंट एरिया में जितने सारे रेन गेजेस लगे हुए हैं उन सब के डेटा को कलेक्ट करके उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और बोल दिया उतना ही यूनिट का रेनफॉल पूरे कैचमेंट में हुआ है। बाहर अगर यहाँ पर इसके बगल में जो रेनफॉल रेनगेज है, एक रेनगेज स्टेशन बनाई गई है कैचमेंट एरिया से बाहर, तो उसकी डेटा को इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, इस वाले में आप कहेंगे क्यों लिया जाएगा इसमें? भाई जो है ना, अगर इसके क्लोज में जो रेनगेज स्टेशन है जो दूसरे कैचमेंट का है, राइट, वो भी तो यहाँ के रेनफॉल के पैटर्न को बताएगा, वो भी तो हेल्पफुल रहेगा। तो इस वाले मेथड में वो काउंट नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो ये मेथड है आपको अर्थमेटिक मीन प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट। Thizen polygon method. This method considers the representative area for each rain gauges. अब जो है ना हर रेन गेज कितने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो हर रेन गेज मतलब कितने एरिया के रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने एरिया के रेनफॉल को जो है ना ऑलमोस्ट करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई जो है ना कोई रेनगेज स्टेशन बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा होगा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो रेनगेज बहुत ज़्यादा एरिया के एक्चुअल रेनफॉल के जैसा रेनफॉल डेटा देने में क्या है वो मैच कर रहा है, तो वो ज़्यादा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया? यानी कि इसको समझने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, इसलिए समझिए। सपोज कीजिए हमारा जो है ना रेनगेज ये 1 है, ये रेनगेज 2 है, ये रेनगेज 3 है, रेनगेज स्टेशन है उस पर रेनगेज लगे हुए 4 है 5 है। ठीक है, 1 जो है ना इतने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इतने एरिया के रेनफॉल डेटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि इधर की जो क्लाइमेट है ना, इतने एरिया की क्लाइमेट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट जो है ना सेम डेप्थ का रेनफॉल इस एरिया के ओवर हो रहा है। तो ओनली 1 रेनगेज स्टेशन इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट रेनफॉल डेटा विच इज नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द एक्चुअल रेनफॉल ओवर दिस एरिया। ये मतलब हुआ, तो इसका जो है ना वेटेज ज़्यादा जाएगा, इस एरिया का वेटेज ज़्यादा जाएगा। वेटेज कैसे बनाते हैं? ये एरिया अपॉन टोटल एरिया ऑफ द कैचमेंट, दिस इज द वेटेज। और यहाँ के जो रेनफॉल वैल्यू है वो P1 है। इसी प्रकार जो है ना यहाँ का A2 अपॉन टोटल एरिया, A3 अपॉन और यहाँ का रेनफॉल, इन सबका मीन निकालो, दैट इज एवरेज रेनफॉल ओवर कैचमेंट बाय थिजन पॉलीगन मेथड। बात समझ में आ गई? हम वेटेज दे दिए, वेटेज देखो वहाँ सबको एक एक वेटेज दिया था, यहाँ पर जो है ना एक से कम वेटेज है, लेकिन इसको वेटेज ज़्यादा है बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग रेनफॉल डेटा ऑफ बिगर एरिया इनसाइड कैचमेंट, इसलिए इसको वेटेज ज़्यादा दिया। सबको इसी तरह जो है ना A1 अपॉन A इंटू यहाँ की रेनफॉल वैल्यू, A2 अपॉन A इंटू यहाँ की
प्रिसिपिटेशन कितना mm सेंटीमीटर का है, A3/A, और यहाँ की प्रिसिपिटेशन P3 है। इस सबको ऐड करो, कितना संख्या है 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट, वही टेक्निक है, PI/AI अपॉन टोटल एरिया, समेशन ऑफ PI/AI अपॉन टोटल एरिया वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to 5 इन दिस केस। और इसमें क्या I वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो सारे AI को जोड़ दिया, AI मतलब I वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस प्रकार जो है ना समेशन के अंदर ये घुस जाएगा, AI/A, यही वेटेज कहलाया, वेटेज हमने दे दिया, बस हो गया, काम बन गई अपनी, ठीक है। दिस मेथड कंसिडर द रिप्रेजेंटेटिव एरिया फॉर ईच रेन गेजेज। रिप्रेजेंटेटिव एरिया can also be thought of as the area of influence of each rain gauge। इस रेन गेज 1 का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस A1 है, जो सबसे ज्यादा है। These areas are found out using the following steps। अब आइए कैसे एरिया कैलकुलेट किया जाता है, इस पॉलीगन मेथड द्वारा, बहुत सिंपल है। इसी से कैचमेंट, और यहाँ पर कोई उसका आउटलेट होगा, यहाँ के जो है, और ये आउटलेट जो है किसी चैनल, स्ट्रीम और रिवर से कनेक्टेड होगा। इसमें टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ, जो बचा वो रन अप हमें यहाँ पर आउटलेट पर मिला, जानने की जरूरत नहीं है, ये जाकर आगे जो है ना यूटिलाइज होने वाले हैं, किसी का जो है ना ट्राइब्यूटरी बनने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट को जो है ना ये सस्टेन करेगा, ये जो है ना अगल बगल के पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, फ्लड लाइक सिचुएशन होगा, रिवर में जो स्ट्रीम फ्लो हो रही है वो उसके जो है ना कैपेसिटी से ज़्यादा हो रही है, तो सबको डैमेज करते हुए जाएगा, जानने की जरूरत है ना, इसलिए हमने अंदर रेनगेज स्टेशंस लगाया है ताकि इसके रेनफॉल को पता चले। तो रेनगेज स्टेशंस तो पूरी अपने इंडिया के पूरी कंप्लीट एरिया पर लगी हुई है ना, बहुत सारे रेनगेज स्टेशंस बनाए गए हैं IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उसके द्वारा जो ना बहुत सारे रेनगेजेस स्टेशन पूरे इंटायर हमारे जो एरियल एक्सटेंट है उस टोटल एरिया पर लगाया गया है, तो हर जगह है। ये कैचमेंट है x किलोमीटर स्क्वायर एरिया का, राइट। तो फ्रेंड्स जो है ना हमारा कैच, ये स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है, स्टेशन 4, स्टेशन 5, स्टेशन 6, स्टेशन 7, स्टेशन 8। जी स्टूडेंट्स, अब ये बाहर वाला भी कैसे इस कैलकुलेशन में आ जाएगा, वो बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग जो है ना पॉलीगन क्रिएट करते हैं, पॉलीगन जो बनाते हैं, और वही एरिया जो है ना हमारा इस्तेमाल होने वाला है वेटेज देने के लिए। तो हम पहले सारे पॉइंट्स को जो है ना स्ट्रेट लाइन से मिला दिया ना, ट्रायंगल फॉर्म कर दिया ना, सबको मिला दिया, ट्रायंगल बना दिया। अब सबको बाइसेक्ट करो, ठीक है। इस वाले का बाइसेक्टर ये है, इस वाले का बाइसेक्टर ये है, दोनों यहाँ पर मिला, ठीक है। इस वाले का बाइसेक्टर ये है, 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 अपने आप जो है कवर होते चला जाएगा एरिया। इस वाले का बाइसेक्टर ये है, इस वाले का बाइसेक्टर ये है, इस वाले का बाइसेक्टर ये है, इस वाले का बाइसेक्टर ये है। देखिए इस तरह जो है एक पॉलीगन बन रहा है कि नहीं। पॉलीगन क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, रिप्रेजेंटेटिव एरिया ऑफ रेनगेज। अब बताइए ये जो इस वाले एरिया में जो आ रहा है, अब इस वाले एरिया में देखिए ये आपका कैचमेंट है, कैचमेंट की बाउंड्री हो गई, तो बाउंड्री और ये एक जो ना एरिया फॉर्म हुआ जो किसके इन्फ्लुएंस में है, रेनगेज स्टेशन 7। तो यहाँ रेनगेज स्टेशन 7 जो रिकॉर्ड करेगा रेनफॉल डेटा किसी स्टॉर्म का, वो P7 है, और वो इसको दिया जाएगा, यानी कि इसका वेटेज जो है ना ये P7 इंटू वेटेज क्या है A7 अपॉन टोटल एरिया। इसी तरह जो है ना सबको निकाल के ऐड करके जितने संख्या उसे डिवाइड कर दो। अब इसमें देख लो, ये वाले में ये देखा, मजेदार बात तो ये है इस वाले एरिया में कोई रेनगेज है ही नहीं ना है, रीजन पॉलीगन बनाए थे। तो ये जो एरिया बना शॉर्ट पॉलीगन का, मतलब इनकम्प्लीट पॉलीगन एंड बाउंड्री के बीच में जो एरिया बना है, इतना एरिया, अब इसमें तो कोई जो ना इधर का रेनगेज आ ही नहीं रहा है, तो बाहर वाला ये जो ना इसका दे देगा इन्फॉर्मेशन। इसके क्लोज में कौन था, ये बाहर, कैचमेंट से बाहर की रेनगेज की वैल्यू इसको दे देंगे, क्योंकि ये रेनगेज इसके इन्फ्लुएंस में ये एरिया है।
So this rain gauge can represent rainfall data of this area as per सीजन पॉलीगन मेथड। हो गया ना, अब ये क्रिएट हो गई, सब वैल्यू आ गया, वेटेज दे दिया, बस गेम निकल गई। Weighted average rainfall is calculated by this method. Polygon needs to be calculated only once for a given distribution of rain gauge network. Thus, once the weight of station is fixed, thereafter calculation is easy. एक बार जो है ना, जैसे रेन गेज स्टेशन बना दिए गए, एरिया में कोई चेंज नहीं हो रही है, रेन गेज में कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रहा है, रेन गेज स्टेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो एक बार आपने जो है ना वेटेज जो कैलकुलेट कर लिए है, जब तक चेंज ना हो, रेन गेज स्टेशन की शिफ्टिंग ना हो जाए, टूट ना जाए, एक टूटेगा तो फिर से सीजन पॉलीगन बनानी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेटिव एरिया और वेटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब तक कोई रेन गेज स्टेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, राइट, तब तक जो है ना एक बार हमने वेटेज कैलकुलेट कर लिया और हर साल की डेटा जो आ रही है रेनफॉल की हर रेन गेज स्टेशन से, उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करके टोटल एरिया से डिवाइड करके सब वैल्यूज जो आया है तो सबका मीन निकाल देंगे, तो वो पूरे कैचमेंट एरिया का एवरेज रेनफॉल डेटा बताएगा करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टॉर्म। द न्यू पॉलीगन इज रिक्वायर्ड टू बी रीड्रॉन व्हेन ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ रेन गेजेस टू द नेटवर्क, वेट ऑफ ईच स्टेशन चेंजेज। अगर मान लिए कि जो ना एडिशन करना है रेन गेज स्टेशन का उस कैचमेंट में या डिलीट हटाना है, तो उस केस में फिर से हमको पॉलीगन बनानी पड़ेगी। दिस मेथड टेक्स केयर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन गेज, राइट। However, the variability in rainfall due to elevation difference is not taken care of, right? That is topographic influence are not taken care of. तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया, ये वेटेज तो दे दिया, रेनगेज को वेटेज तो दे रहा है, कौन एरिया कितने, कौन रेनगेज कितने एरिया कवर कर रहा है उसकी वेटेज ज़्यादा दे रहा है, उसके द्वारा आने वाले रेनफॉल को वैल्यू को जो है ना ज़्यादा जो है ना एवरेज में यूज़ कर रहा है कि नहीं, क्या कि वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन ये टोपोग्राफी को कवर नहीं करता। टोपोग्राफी जो है ना इसमें इफेक्ट नहीं आते हैं, मतलब कि जो है ना एलिवेशन डिफरेंस को जो है ना कवर नहीं करता, कोई रेनगेज नीचे है, कोई रेनगेज जो है ना ऊपर है, इस वाले को जो है ना वो उसका इफेक्ट नहीं देखता है। हेंस पॉलीगन मेथड इज रिलायबल ओनली फॉर प्लेन एरियाज। ये जो है ना एलिवेशन डिफरेंस को केयर नहीं करता है, उसको इग्नोर करके चलता है, इसकी कैलकुलेशन होती है, राइट। तो ये प्लेन एरिया के लिए ही वाले जहाँ पर आपको जो है ना एलिवेशन डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन अर्थमेटिक मीन मेथड एंड टेक्स केयर ऑफ रेन गेज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द कैचमेंट। तो पॉलीगन सीजन पॉलीगन मेथड टेक्स केयर ऑफ रेन गेज स्टेशन लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कैचमेंट। उस कैचमेंट के अंदर रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए बार वाला का भी यूज कर लिया मैंने, उसके बगल का रेनगज स्टेशन की डेटा का। डज नॉट केयर एलिवेशन डिफरेंस, राइट, टोपोग्राफिक इन्फ्लुएंस को ये केयर नहीं करता, ये डिमेरिट इसकी हो गई। एंड ये जो है ना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि हर रेनगेज के वेटेज को इंक्लूड करता है, यानी कि जो है ना रेनगेज स्टेशन जो बहुत ज़्यादा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन एवरेज निकालने में ज़्यादा दे रखता है, वेटेज ज़्यादा देता है, यानी वेटेज ऑफ रेनगेज स्टेशन इसमें दी जाती है। तो वो अनइक्वल वेटेज है, कौन कितना एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस आई एम कैपेबल टू गिव द रेनफॉल डेटा ऑफ दिस मच एरिया, तो दैट एरिया इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मी। बात समझ में आया? मैं अगर रेनगेज हूँ तो इसलिए मेरा वेटेज ज़्यादा रहेगा जब प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट की जाएगी। तो हम जो बोलेंगे यस हम बता रहे इतना mm का रेनफॉल हुआ ड्यू टू दिस स्टॉर्म, तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरा होना चाहिए 0.7 0.8 इस तरह का परसेंटेज, किसी का 0.3 देना है वेटेज, किसी का 0.2 देना है वेटेज लेस देन 1 बस। आइसोहाइटल और आइसोप्लूवियल मेथड। आइसोहाइट इज अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। आइसो प्लूव और आइसो हाइट इज अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल वाले जो है ना पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आती है दैट इज कॉल्ड आइसो हाइट।
राइट। तो आप देखोगे ना भाई कि सपोज करो 200 mm ईयरली रेनफॉल इंडिया में जो है ना किधर किधर से होती है, 400 किधर किधर से होती है, ठीक। तो आप इधर से खींचोगे, इधर से केरल से होते हुए ऐसे ऐसे करके आइसो हाइट देखते हो, इस तरह से ड्रॉ करते, इस वाले लाइन, ये जहाँ लाइन जा रहा है इसका मतलब आइडेंटिकल रेनफॉल वो हर जगह पर हो रही है। तो आइसोआइटल मैप आप लोग देखे होंगे बचपन में, मैप जब स्टडी कर रहे होंगे तो तो ये एक आइसो हाइट हो गया। इस आइसो हाइट का मतलब क्या होगा, हर पॉइंट पर जो है ना रेनफॉल की वैल्यू P1 mm है। एक अनदर हो गया, हर पॉइंट पर रेनफॉल की वैल्यू जो है ना क्या हो गई, P2 हो गई। हर जगह जो है, क्योंकि स्टेट थोड़ी खींच सकते हैं, कहाँ कहाँ जो है ना इतना P3 mm का रेनफॉल वो सबको मिलाया गया। अब इसमें टोपोग्राफी भी केयर ऑफ हो गया, राइट। हाइट भी आ जाएगा ना, अगर ये उस जगह पर उस हाइट पर उस एलिवेशन पर जो है इतना रेनफॉल उसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। ये हमारा कैचमेंट है, क्लियर। तो भाई इस एरिया में जो है ना रेनफॉल कितना हुआ है, ये P1। इस एरिया में A2 में रेनफॉल कितना हुआ, दोनों आइसो हाइट के रेनफॉल डेटा को एवरेज ले लो, वो इस और इस एरिया में हुआ, इस एरिया में कितना हुआ, इन दोनों आइसो हाइट्स के रेनफॉल मतलब जो वैल्यू है P2 एंड P3 इसका एवरेज ले लो, आपका तो इसमें हुआ है। इस तरह से जो है ना हमने कैलकुलेट कर लिया रेनफॉल वैल्यू निकाल लिया। भाई इस एरिया में कितना हुआ, 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 ठीक है। और जो है ना वो रेनफॉल वैल्यू हमारा जो है ना कि आई जे है, आई एंड जे, इस ये आई है और ये जे है, तो इसके द्वारा इंक्लूड किए हुए एरिया में रेनफॉल कितना हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी आई जे, राइट। और इन दोनों आइसो हाइट के बीच की एरिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई जे। टोटल जो है ना हमारा एरिया कितना है, सब को जोड़ दो आई जे को, ये टोटल है हमारा, ठीक। तो इसको ए आई जे कर देते हैं, समेसन का वो सिंबल लगा देते हैं और हट ये समेसन। बात समझ में आया, इस मीन रेनफॉल वैल्यू कैलकुलेटेड बाय आइसोहाइटल मेथड, राइट। तो दिस इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, टोपोग्राफिक इन्फ्लुएंस आर टेकन इनटू अकाउंट, वेटेज भी दे दिया गया। और जो है ना जैसे कि हाइट पर अगर और ग्राउंड मतलब कि प्लेन एरिया में या उससे कैचमेंट में प्लेन भी होंगे माउंटेन भी होंगे, तो अब जो है ना अगर इतना mm का रेनफॉल इस प्लेन में हुआ है और हाइट पर भी हुआ है तो उस सारे पॉइंट को मिलाते जाओ, वो अब उससे एरिया बनाएगा, वो बाउंड्री बनाएगी, उससे एरिया इंक्लूड होगी। तो अब क्या हुआ, हमने जो है ना टोपोग्राफिक इफेक्ट को ऐड करते हुए अब उसमें क्या था, एकदम प्लेन एरिया था, पहाड़ है उससे क्या मतलब, सपोज करो इधर हमने यहाँ पर रेनगेज लगाया, इस जगह पर रेनगेज लगाया और थीजन पॉलीगन से जो है ना वो इतने एरिया को कवर कर रहा है, सपोज कर जो हमारा पॉलीगन जो बना है पॉलीगन, उसमें इतने बाउंड्री है, ये कैचमेंट की, दिस इज बाउंड्री ऑफ कैचमेंट, ठीक है। और ये जो थीजन पॉलीगन बना है, थीजन पॉलीगन ये जो बना है, अब इतने एरिया में देखिए इधर प्लेन भी हो सकता है और इधर माउंटेन भी हो सकता है, ठीक है। प्लेन भी हो सकता है माउंटेन भी हो सकता है। तो आप जानते ही हैं कि रेनफॉल का जो है वेरिएशन ह्यूज अमाउंट में होगा, राइट। ह्यूज अमाउंट में रेनफॉल की वेरिएशन होगी, लेकिन थीजन पॉलीगन का कोई मतलब नहीं है, प्लेन में चाहे इधर सब जगह बराबर है, हमने जो रिकॉर्ड किया उतना ही सब जगह हो रहा है ना गड़बड़। इसने वेटेज दिया एरिया को, ठीक है, लेकिन जो है ना इसने वो चीज़ नहीं कर पाया, प्लेन एंड माउंटेन वाले रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत वेरिएशन हो जाती है रेनफॉल डेटा में। प्लेन एरिया एंड माउंटेन जो आपको माउंटेन का जो रीजन है उसमें उसको नहीं ले पाया है, एलिवेशन चेंज होगी रेनफॉल वैल्यू चेंज हो गए। पहाड़ी एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, तो नेपाल वगैरह में जो है ना काफ़ी बारिश होती है, पूरा इधर तबाह हो जाता है, उसी बेसिन में जो जितने सारे विलेजेस आते हैं वो सब जो है ना तबाह होते हैं, नेपाल से आती है उसमें वाटर। बात समझ में आ गई होगी आपको अब इसने कहा कि नहीं कोई मतलब नहीं है, बराबर है हर जगह,
हम इतने एरिया में इक्वल रेनफॉल वैल्यू बताएंगे, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो देंगे वेटेज, तो वेटेज देंगे हम टोपोग्राफी को देखते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट हमें लगता है, इसके एक एक पॉइंट को आप निकाल लेंगे इस टॉपिक से। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा, वो जाएगा कहाँ से पूछेगा, अर्थमेटिक मीन मेथड में कैलकुलेट करने के लिए वेटेज नहीं, इक्वल वेटेज हर रेंज गैज स्टेशन को दी जाती है। बस आपको जो है ना आइसोहाइटल मेथड में जो है ना टोपोग्राफी और वेटेज दोनों है, और ये थिसन पॉलीगन मेथड में जो है केवल आपको वेटेज दी जाती है, एरियल वेटेज दी जाती है, बट यहाँ पर टोपोग्राफी का एलिवेशन डिफरेंस का किसी भी प्रकार का केयर नहीं किया जाता। ये प्रॉब्लम्स है, वेरी इजी प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर रख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बताए वैसे ही इसको सॉल्व करना है। इच्छा होगा एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट रेनफॉल in many hydraulic design, we need to know what is the chance of recurrence of a particular rainfall, or what is the probability that a particular rainfall will not exceed during the design life of the structure। मतलब कि हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि भाई ये डैम है, अगर इस डैम को जो है ना हमने डिजाइन किया 20 साल के लिए, तो जो उस डैम को तोड़ने वाली रेनफॉल 20 साल में अगर आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तभी ना 20 साल चलेगा। उस डैम को तोड़ने वाली रेनफॉल से जो फ्लड क्रिएट होगा, अगर वो रेनफॉल 20 साल तक नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं हुआ है, तभी वो डैम 20 साल तक चलेगा। बात समझ में आया? राइट। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जानने की जरूरत है। किसी पर्टिकुलर mm और सेंटीमीटर रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितने साल में आती है, तो उसी के हिसाब से जो है ना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर उस पर बेस्ड डिजाइन की जाएगी। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली, मैक्सिमम जो डिजास्टर क्रिएट करने वाली रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट रेनफॉल डेटा हम करने जा रहे हैं। किसी पर्टिकुलर रेनफॉल वैल्यू की होने की प्रोबेबिलिटी हम मेजर करने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। इसी के हिसाब से जो ना हम लाइफ स्ट्रक्चर का डिफाइन करेंगे। आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 400 mm 1 घंटा तक बारिश हो गई, तो एक पर्टिकुलर इतना उस कैचमेंट में रन ऑफ तैयार होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कैचमेंट के आउटलेट पर। 400 mm 6 घंटा तक अगर बारिश हो गई, तो कैचमेंट को ड्रेन करने वाला जो चैनल और रिवर है वो ओवरफ्लो के फ्लो होंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उस वाटर को अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड हो जाएंगे, तो बोला जाएगा डैमेज ही कहो कि वो डैमेज हो गया है ना, उसकी लाइफ एंड हो, वो पूरी की पूरी जो है ना ध्वस्त हो जाएगी फ्लड के कारण। तो हम कहेंगे कि भाई हम जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसकी लाइफ 10 साल है, तो कैसे बनाएंगे, वो जो डैमेज करने वाली जो रेनफॉल है ना उसकी 10 साल में आने की संभावना ही बहुत कम है, इसीलिए उसकी लाइफ इतनी बोली जाएगी 99% विश्वास के साथ। राइट कि हाँ इतना जो है ना 99.9% चांस है कि ये 10 साल चलेगी, ये 20 साल चलेगी, क्योंकि इसको डैमेज करने वाली रेनफॉल की आने की प्रोबेबिलिटी एकदम साफ 000 है 10 साल 20 साल में। बात समझ में आया? तो वही है फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट रेनफॉल की, उस पर्टिकुलर डैमेजिंग रेनफॉल की जो आने की जो है ना पॉसिबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है, उसी की मेजर करने जा रहे हैं। सच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ पॉइंट रेनफॉल डेटा। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपके सिलेबस में मेंशन था, पॉइंट रेनफॉल डेटा की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने जा रहे हैं। रेनफॉल डेटा व्हेन अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कंस्टिट्यूट्स टाइम सीरीज। राइट।
टाइम सीरीज और टाइम के साथ जो है ना रेनफॉल डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज कर देना है। इस साल इतना रेनफॉल, इस साल इतना रेनफॉल, इस साल इतना रेनफॉल, इस साल इतना रेनफॉल। वन में प्रिपेयर टाइम सीरीज लाइक एनुअल सीरीज और मंथली सीरीज एटसेट्रा ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एन इवेंट लाइक एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ 24 आवर रेनफॉल। एक्सट्रीम वैल्यू का जो है ना हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे रेनफॉल डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेटा फॉर अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 24 आवर रेनफॉल इन अ ईयर इज कलेक्टेड ईयर ओवर ईयर। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई 24 घंटा, किसी साल में 24 घंटा तक बारिश हुई थी, बहुत बार हो सकता है। तो उस 24 घंटा में बहुत सारे 24 घंटा में बारिश हुई होगी पूरे साल में। हम एक दिन का काउंट करें, दिन और रात की रेनफॉल की काउंट करें किसी ईयर में, तो हर दिन रात तो होती नहीं ना है। आज हुआ, फिर 5 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 महीना बाद होगा। तो 24 आवर्स की जो रेनफॉल डेटा उस ईयर की हम देखेंगे, तो उसमें कोई सबसे ज्यादा होगा कि नहीं, उसको लेके आना है। 24 आवर रेनफॉल की एक्सट्रीम वैल्यू लेना है किसी ईयर में, तो हम बोलेंगे ना कि ये जो है ना 24 आवर में ये मैक्सिमम रेनफॉल हुआ है इस साल को। 24 आवर स्टॉर्म से मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इतना हुआ है इस साल में। 24 आवर्स के स्टॉर्म से दूसरे साल इतना जो ना मैक्सिमम रेनफॉल हुआ था, तो हमने मैक्सिमम को लेकर आया है। पॉइंट रेनफॉल डेटा जो है वो एक्सट्रीम वाला है, मैक्सिमम वाला है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। राइट। तो अपने पास जो है ना मेथड क्या है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का प्लॉटिंग पोजीशन मेथड, याद रखिएगा। प्लॉटिंग पोजीशन मेथड इज यूटिलाइज फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ पॉइंट रेनफॉल डेटा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इफ द एनुअल एक्सट्रीम सीरीज इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको सजाना है। जो एनुअल 24 मतलब एक साल में बहुत सारे 24 आवर्स का है कंसेप्ट। 365 डेज होते हैं ना, तो 24 आवर्स कितने हो गए, 365। उसमें से सबसे ज़्यादा बारिश हुआ उस वाले पॉइंट रेनफॉल को लेकर आओ। फिर दूसरे साल में जो ना 24 आवर्स में मैक्सिमम कितना जो ना रेनफॉल हुआ है उस वाले को लेकर आओ। उस सब के मैग्नीट्यूड को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। यानी कि इस साल का जो है ना, किसी साल का 24 आवर्स का रेनफॉल डेटा जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले रखो और उसका ईयर, फिर उसके बाद जो है ना दूसरा रखो उसका ईयर, इस तरह से सजाओ। और फ्रेंड्स, गिवन नंबर 1 to n सबको जो है ना नंबर असाइन करो। एक नंबर दो लार्जेस्ट वैल्यू वाले को, और एन दो, एन डेटा है अपने पास, एन ईयर्स का 24 आवर्स मैक्सिमम रेनफॉल का डेटा है एन ईयर्स का। तो एन डेटा वैल्यू आगे सबके मैग्नीट्यूड के अनुसार जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। राइट, उसके साथ उसका ईयर लिखो और सबको वेटेज दो। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाले वैल्यू को जो ना 1 दो और लिस्ट वाले को n दो। अब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल एट पोजीशन m। किसी पोजीशन पर जो रेनफॉल की वैल्यू है उसका होना या उससे अधिक होना, बीइंग इक्वल्ड और एक्सीडेड। यानी 24 घंटा में वो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला जो रेनफॉल का होना या उस mm और सेंटीमीटर से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ऐसे ऑब्टेन की। उसकी पोजिशनल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। बात समझ में आया? इन नंबर अलॉटेड टू द लास्ट पोजीशन, चाहे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड। अब जैसे पी निकल के आ गया, तो रेफरेंस इंटरवल और रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा, 1/p। 1/p क्या बन जाएंगे उसके, रिटर्न पीरियड। यानी कि वो
मैक्सिमम 24 आवर्स वाली रेनफॉल कितने साल के बाद रिटर्न होगी, वो इससे मतलब कितने साल बाद में होगी एक बार, उसकी जो है ना वो मतलब कितने साल में होगी एक बार, रिटर्न कब आएगी, वो कितने साल में रिटर्न होती है, मतलब कितने साल में होती है वो एक बार, एक ही बार ना होगी, कितने साल में आती है वो, मतलब साल में जो है ना दुर्गा पूजा एक बार लगता है, तो माता जो है ना साल में कितने बार आती है, एक ही बार आती है ना, माता आती है साल में एक बार, तो माता का रिटर्न पीरियड 1 ईयर हो गया ना, ये साल में 2 बार आ गई है, वाला छोटा वाला छोड़कर ये बड़ा वाला, इसमें खूब धूमधाम मचाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया, कैसे प्रोबेबिलिटी निकाला गया, उसको पलट कर प्लॉटिंग पोजीशन मेथड से रिटर्न पीरियड निकाल लिया गया कि इस एमएम की रेनफॉल या इससे बड़े एमएम की रेनफॉल की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और पलट दोगे तो बताएगा कि इतने साल में वो एक बार होती है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, वेबुल मेथड, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, कैलिफोर्निया मेथड हैज एन चेगोदावेव, ब्लूम, ग्रिंगॉटन मेथड, तो बहुत सारे मेथड है, इसमें आपको ये याद रखना है और नाम थोड़ा देख लीजिएगा, वेबुल, कैलिफोर्निया, हैजन, चेगोदावेव, ब्लूम, ग्रिंगॉटन मेथड, ये क्या है, ये रेनफॉल की होने की प्रोबेबिलिटी बताता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉइंट रेनफॉल डेटा से कैलकुलेट। ठीक, तो इसको तो जो है ना हम समझा देंगे डायरेक्ट वहीं पर, बाद में आकर याद कर लीजिए, बहुत टाइम नहीं लेंगे। देखिए 1950 से लेकर जो है ना 1971 तक की रेनफॉल डेटा दी हुई, बहुत क्विकली हो जाएगा। सबसे बड़ा पकड़ो, पकड़ा, फिर जो है ना सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। ठीक, उसके बाद जो है ना आप ऐसे सजा दिया ना, अरेंज कर दिया फ्रेंड्स। अब जो है ना प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, राइट, प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये पोजीशन है, ये जो एम दिया हूँ, तो 1 अपॉन टोटल कितना है 12, 22 प्लस 1, 1 अपॉन 22 प्लस 1, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 अपॉन 22 प्लस 1, 3 अपॉन 22 प्लस, इस प्रकार सबकी प्रोबेबिलिटी हमारा कैलकुलेट हो गया। 13 एंड 14 नंबर पर सेम रेनफॉल वैल्यू है। ठीक है, तो भाई 8.9 mm और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जो 24 घंटा में किसी साल की मैक्सिमम रेनफॉल है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इस वाले में भी हुआ था, इस वाले में भी हुआ था, तो इस वाले के हिसाब से निकालेंगे तो क्या आएगा 13/22 प्लस 1, और इस साल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या आएगा 14/22 प्लस 1। ठीक है, कौन बड़ा है इसमें, ये बड़ा है ना, सेम सेंटीमीटर के रेनफॉल जो लगातार 24 आवर्स में रेनफॉल हुआ है तो मिला है, और ये मैक्सिमम है उस साल का, जिस साल का ये है, डेटा में दिख जाएगा किस साल का था ये, राइट, 8.9 सेंटीमीटर का, और ये जो है ना डैमेज कॉज करता है, मान लीजिए डैमेज कॉज करता है, तो इसके हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, इसके हिसाब से करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, और इसके हिसाब करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट रेनफॉल डेटा है ना 24 घंटा में किसी साल का, हम इस पर जो है ना स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करेंगे, तो हम डिज़ाइन करेंगे तो एक बोल रहा है कि कम प्रोबेबिलिटी है,
और एक बोल रहा है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने का। किसका बात मानेंगे? स्ट्रक्चर की डिजाइन करने जा रहे हैं तो हम ज़्यादा वाला का बात मानेंगे ताकि उसके अनुरूप हम सेफ्टी बढ़ा पाए। से पॉइंट टू पॉइंट घुस कर काम करते हैं हम लोग, ज़्यादा वाला की बात करेंगे। यानी कि 8.9 सेंटीमीटर 24 आवर्स में रेनफॉल हुआ है और वो मैक्सिमम रेनफॉल है इस साल का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये मानी जाएगी। ज़्यादा वाला को लिया जाएगा ताकि जो है ना हम इसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा सेफ्टी अप्लाई कर पाए वाइल डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन अ रिवर ड्रेनिंग द कैचमेंट। बात समझ में आया? तो जब इक्वल आएगा तो ऐसे डिसाइड कर, इसको पलट देंगे रिटर्न पीरियड, तो इसका 23 ईयर्स के बाद ये आएगा। तो ये मैक्सिमम वाला 23 ईयर्स बाद ज़्यादा टाइम लगेगा उसको आने में ना। ये मैक्सिमम 24 घंटा में, ये 24 घंटा में 16 सेंटीमीटर बारिश किसी साल में हुआ है। ये मैक्सिमम उस साल में 24 घंटा में, बहुत सारे 24 घंटा में उस साल में हुए होंगे बारिश। उन सब 24 घंटा के बारिश में सबसे बड़ा डेप्थ वाला रेनफॉल है उस साल का, और ये सबसे बड़ा भी है अदर साल से भी। इसके आने की संभावना बहुत कम है। इसका मतलब बहुत दिन बाद आएगा। अरे बाबा सब समझ में आ रहा है ना? अब इसको पलट दोगे तो निकलते चला जाएगा। ये कम वाला है, ये हर साल आ रही है, ये हर साल आ रही है। सही बात तो है, कम तो हर साल ना आती है। याद दिए बाबा, ऑब्जर्व करा दिए, एंड एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं? दिस इज ट्रांसी जी। इसलिए बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं। डैड कर्व, मैक्सिमम डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, डेफिनेशन से जाएंगे। यहाँ पर खाली एक बार समझना है और बार बार जो है रिवीजन करना है, खत्म कहानी, देखते ही मजा आ जाएगा। रटना, कोई प्रैक्टिस करना है और कोई जो है ना जैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है, बस रीडिंग करना है फटाफट फटाफट, रोज करना है ना। पता चलेगा कि जो है ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करने में आपको पता है कितना टाइम लगता है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करने में जब पूरी पिक पकड़ लेंगे 10-12 बार हो जाएगा ना, तो मात्र जो है ना 1 घंटा में उसकी परफेक्ट रिविजन। देखते समझो ये चीज़ होती है इसमें जो ना टोपोग्राफी कंसीडर किया गया, इसमें केवल एरिया कंसीडर किया, टोपोग्राफी एरिया दोनों कंसीडर किया है। और तुम्हें पूछो नहीं, कट 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 होता चला जाएगा, नज़र में आएगा और मेरी हर पॉइंट आपको दिखेगा। आप एक बार में कहेंगे कि एक बार पढ़ने से कंपटीशन हो जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की जो है ना जॉब 1 लाख मतलब एक के बार में हो जाएगा? हाँ, तपस्या तपस्या करना पड़ेगा। Diet curve. It is necessary to have information on the maximum amount of rainfall of a various duration occurring over various sizes of area. ठीक है। जो कैचमेंट की एरिया ए है, ठीक है। सपोज कि हम इस एरिया में रेनफॉल जो है ना कैलकुलेट किए। अब इस एरिया में देखते कितना हुआ है, अब इस एरिया में कितना हुआ है, इस एरिया में कितना हुआ, टोटल एरिया में कितना हुआ, ठीक है। और वो भी मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मैक्सिमम वाले को बात कर रहे हैं ना। मैक्सिमम ही डेंजरस होता है, उसी पर तो काम होना है। मैक्सिमम जो रेनफॉल हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो रेनफॉल मैक्सिमम किसी दिन के स्टॉर्म आया तो बहुत ज़्यादा हो गया, उस वाले की बात हो रही है। इस एरिया में कितना हुआ, इतना एरिया में कितना हुआ, इतना एरिया में कितना हुआ, ठीक है। तो एरिया बढ़ते गया। अब मैक्सिमम जो है ना एवरेज डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन इधर हो गया, यानी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन, और इधर हमने एरिया दे दिया, एरिया को बढ़ा रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं हम। स्टॉर्म जो है ना चला है 20 घंटा तक, स्टॉर्म 24 आवर्स चला है। तो पहले 1 घंटा में इतने एरिया में कितना रेनफॉल हुआ, 1 आवर में 24 आवर्स का ये रेनफॉल है, सपोज कर लो, या 18 आवर्स तक स्टॉर्म रही है, या 20 आवर्स तक स्टॉर्म रही है। तो फर्स्ट आवर में डेप्थ ऑफ उस मैक्सिमम बारिश कराने वाले, तो फर्स्ट आवर में जो है ना मैक्सिमम जो है ना आपका डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितना हुआ है।
मतलब कि एक 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 घंटे में जो मैक्सिमम डेप्थ कितनी हुई है इतनी एरिया पर। सपोज इसकी एरिया जो ना 10 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये हुआ है। थोड़ी एरिया बढ़ाएंगे तो 1 आवर तक जो स्टॉर्म हुई है उससे अब डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं, थोड़ी सी, सॉरी, बढ़ने जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। एरिया जो है ना बढ़ाने पर जो है ना वो कम होती जाएगी। ठीक, थोड़ी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अब क्या है, इस प्रकार जो है ना अब हम क्या करते हैं, अब 6 घंटे तक देखते हैं, 6 घंटे तक जो है ना मैक्सिमम रेनफॉल कितने एरिया में कितना हुआ है। थोड़ा एरिया और बढ़ाओ, थोड़ी सी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, राइट, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो ये 6 घंटे वाली हो गई। 12 आवर्स में हम बात करेंगे, 12 आवर्स की स्टॉर्म हुई है, राइट, उसमें मैक्सिमम जो डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन कितने एरिया में कितना है, एरिया बढ़ाते चले जाओ, पूरी कैचमेंट को कवर कर लो, तो ये वेरिएशन, डेप्थ, ड्यूरेशन, एरिया, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन, डैड कर्व है, डैड कर्व, ये नीचे की कनकेव, अंदर अंदर की तरफ इसकी कनकेव, डाउनवर्ड कनकेविटी है, कन्वेक्स सरफेस हो गया, कनकेव इधर हो गया। किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो 1 आवर रेनफॉल, 6 आवर रेनफॉल होगी तो डेप्थ बढ़ेगा कि नहीं, तो डेप्थ ऑफ रेनफॉल बढ़ रही है, बात समझ में आया। और रेनफॉल जो है एरिया बढ़ने से किसी फॉर गिवन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, 1 आवर के रेनफॉल से अगर हम एरिया ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, इतने एरिया में कितना हुआ, इतने एरिया में कितना हुआ, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, फॉर अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, डेप्थ ऑफ मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन वो डिक्रीज करता है एरिया के साथ, थोड़ा सा डिक्रीमेंट, तो ये 2 पॉइंट याद कीजिए। प्रोबेबल मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर कैचमेंट, राइट, मीन ऑफ एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल, ये क्या हो जाएगा, ये मीन हो गया, और ये आपका जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, विच डिपेंड्स अपॉन द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज, जो भी आया है डेटा उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, उन डेटा का मीन कितना है, और ये के आप जो है ना डिफाइन करके लाओ, इस तरह से अरेंज कर दोगे तो प्रोबेबल मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट कैलकुलेट होके आ जाएगा, राइट। रेनफॉल डेटा इन इंडिया, ये याद कर लीजिएगा, रेनफॉल मेजर्ड इन इंडिया बिगेन, रेनफॉल मेजरमेंट इन इंडिया बिगेन इन 18th century. The first recorded data were obtained at Calcutta. This year it was followed by observation at Madras, Bombay, Simla. The India Meteorological Department was established in, ये सब ध्यान रखिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा प्रॉब्लम से। द मंथली रेनफॉल डेटा एट अ प्लेस ए ड्यूरिंग September this was recorded as this, was recorded as 55 mm above normal। तो नॉर्मल से क्या मतलब होता है, 30 ईयर्स के ओवर नॉर्मल एवरेज ली जाती है, बात समझ में आया ना, 30 ईयर्स की डेटा को ली जाती है, एंड एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालना हो 35 ईयर्स, तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि 30 ईयर्स का, द एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर September कंप्यूटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक 30 ईयर्स ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, मतलब सितंबर महीने का 30 साल का अपने पास डेटा है कि भाई पूरे मंथ में से मंथली रेनफॉल डेटा सितंबर का पूरे 30 साल का डेटा अवेलेबल है, उससे उसका एवरेज हम जब निकालते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मंथली रेनफॉल डेटा
for September. The double mass curve technique is adopted to check the consistency of rain record. The mass curve of rainfall of a storm is a plot of accumulated precipitation versus time in chronological order. बढ़ते हुए साल में a plot between rainfall intensity versus time is called हाइटोग्राफ. बहुत इंपॉर्टेंट, गेट में भी पूछते रहता है, आपको भी मिल जाएगा इस एग्जाम में. हाइटोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ cumulative rainfall versus time. Season polygon is the representative area for weighing the observed station precipitation. Observed station precipitation के वेट को देने के लिए ये पॉलीगन ड्रॉ की जाती है. एंड आइसोहाइट इज अ लाइन joining points having equal rainfall depth in a given duration. By that analysis, maximum average depth over an area of 10 to the power 4 kilometer square due to one day storm is found to be 47 centimeter. एक दिन में जो है ना मैक्सिमम डेप्थ का रेनफॉल इस कैचमेंट में कितना हुआ है वन डे का, राइट. फॉर द सेम एरिया the maximum average depth for 3-day storm. 3-day storm ड्यूरेशन जो है ना स्टॉर्म की बढ़ा रहे हैं. वनडे में एरिया वही है लेकिन ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो डेड कर्व जो देखे हैं ड्यूरेशन बढ़ाने पर प्रेसिपिटेशन डेप्थ बड़ा हो जाएगा, यानी इससे ज़्यादा वैल्यू आपको बस इसी के लिए हम थोड़ा सा इसको डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन एट अ स्टेशन वुड नॉर्मली बी कर्व्स कनकेव डाउनवर्ड विथ ड्यूरेशन इंक्रीजिंग अपवर्ड. पर ड्यूरेशन बढ़ती जाती. चलिए इस प्रॉब्लम को जो ना करा देंगे तो फार्मूला भी समझ में आ जाएगा और एंड कर देंगे सेशन. A study of the isopluvial maps reveal that at Calcutta a maximum rainfall depth of 20 mm in 12 hours has a return period of 50. यानी कि ये जो मैक्सिमम डेप्थ हो रही है 200 mm जब 12 घंटा बारिश हुआ था. इस तरह के बहुत डेटा होगा अपने पास उस साल की, तो अगर कोई रेनफॉल 12 आवर्स तक हुआ है तो उससे मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ कितना जनरेट हुई है उसमें से सबसे बड़ा ये है. तो ये डेंजर कॉज करेगा, ये ज़्यादा रन ऑफ क्रिएट करेगा इन द चैनल ड्रेनिंग दैट पर्टिकुलर कैचमेंट. तो इसलिए इसकी जो है ना एनालिसिस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जरूरी है. इस पॉइंट रेनफॉल डेटा की मैक्सिमम, इस पॉइंट मैक्सिमम रेनफॉल डेटा की एक पॉइंट वैल्यू हो गई ना, इसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जरूरी है. ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और कितने साल में ये रिटर्न होती है, मतलब एक बार होती है कितने साल के बाद. तो ये इसका रिटर्न पीरियड जो है ना 50 ईयर्स दिया हुआ है, तो पी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/50 हो जाएगी, राइट. उस रेनफॉल की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/50, 49/50. ये क्वाइन है, हेड ऊपर है और टेल नीचे है, तो हेड आएगी या टेल आएगी. हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट. तो हेड या आप ऐसे भी हो सकते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दिस 1/2. तो वही चीज़ होगा ना कि हमारा जो है ना वो रेनफॉल, ये रेनफॉल ईयरली जो है ना या तो आएगी या तो नहीं आएगी. इस साल आएगी या नहीं है, यही तो होगा ना, कुछ और होगा. इस मैक्सिमम डेप्थ वाले प्रेसिपिटेशन जो 12 आवर्स के रेनफॉल से हो रही है, या तो किसी साल आएगा या नहीं आएगा. 50 साल में उसकी एक बार आने की चांस है, तो पर ईयर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, चांस कितनी हो गई, 50 साल में एक बार आती है, तो पर ईयर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/, तो यही तो प्रोबेबिलिटी पर ईयर निकल गई. या आएगी उस साल किसी ईयर में आएगी तो ये संभावना है, और नहीं आएगी उसकी ज़्यादा संभावना है. अच्छी बात है ना, ठीक है. या तो आएगी तो नहीं आएगी, दो ही इवेंट है ना, तो इसके दोनों का जो ना प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 नहीं आएगा. कोई इवेंट होगा या नहीं होगा. अगर पूछा जाए कि हम इस क्लास को पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा.
तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है। अरे हम पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ वही तो रहा है ना, दोनों है, या पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ तो भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो हमारे तो पूछा जाएगा आपके पढ़ाने पर ही, मतलब आप ही से रिलेटेड जो है ना, आपके एक्शन से ही रिलेटेड हमारा प्रोबेबिलिटी है, हमारा जो है ना सक्सेस है, हमारा जो है ना पास करना है आपके एक्शन के अकॉर्डिंग। अब मेरा एक्शन क्या है, मैं करूँ या ना करूँ, एक्शन करूँ या ना करूँ, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हमें ये बताइए कि आप सक्सेसफुल होने की क्या प्रोबेबिलिटी? 100%। यानी कि कोई इवेंट हो या नहीं हो, और यही दो है, इसी एक्सपेरिमेंट में यही दो है। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, उस रेनफॉल का आना, मैक्सिमम डेप्थ वाले रेनफॉल का होना, वो एक्सपेरिमेंट है। वो आए इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ या ना आए, या मतलब लगा दो। और इंग्लिश का और, ठीक है, हिंदी का या, ये हिंदी वाला और नहीं, ये तो एंड वाला हो जाएगा। एंड नहीं बोल रहा हूँ, और या बोल रहा हूँ। ये हो या ये हो, कितनी प्रोबेबिलिटी है? यही दोनों में से कोई होगा ना, 100% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1, P+Q 1 आएंगे, मजा आएगी। अब डियर फ्रेंड्स, पर ईयर होने की प्रोबेबिलिटी हमने पता कर लिया 1/50। पर ईयर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 49/, क्लियर हो गया? तो पूछा जा रहा है कि वही रेनफॉल हो या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो, वही रेनफॉल बीइंग इक्वल्ड और एक्सीडेड, उतना ही का रेनफॉल या उससे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी 30 सक्सेसिव ईयर्स में क्या होगी? 30 साल में कितने प्रोबेबिलिटी है उसकी होने की? कितने बार? एक बार भी नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार? अगर हर साल आ रहा है तो 30 बार आ गया। एक बार भी नहीं हुआ, क्या क्या उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेनफॉल। क्या हो सकता है? एक बार भी आ जाए, 2 बार भी आ सकता है पूरे 30 साल में, 3 बार भी आ सकता है, और इसी प्रकार 30 साल आ सकता है। ये है, सबको ऐड कर दो। अब मैं बोलने जा रहा हूं, आपका काम हो जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये रेनफॉल आए 30 साल में, मतलब 30 साल में एक बार भी नहीं आया, या 30 साल में एक बार आया, 30 साल में 2 बार आया, 30 साल में 3 बार आया, और 30 साल में 30 बार आ गया, यही ना हो सकता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? हैपनिंग रेनफॉल हैविंग 50 ईयर्स रिटर्न पीरियड। तो इसका एक बार भी नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आया, मतलब कुछ भी हो रहा है तो आप सक्सेसफुल हो जा रहा है, और बोल रहे हैं ना, इन सबको ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा। इसी में से कोई होगा ना, सबको ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा, समझ लो। अब पूछेगा, ये हो गया, चलिए पी 0 निकालना है, 0 बार, कितने साल में? एन साल में, एन साल में, एन ईयर में, आर टाइम्स, आर टाइम्स ये रेनफॉल हुआ है 30 साल में, आर बार हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे? raised to the power r and q raised to the power n. This is formula to calculate probability of occurrence of event r times in n experiments in n। ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, पहला साल देखे नहीं आया, दूसरे साल देखे नहीं आया, तीसरे साल, 30 साल, एक तीसरा साल आया, चौथे साल नहीं आया, तो 5वां साल आया, तो पूरे 30 साल में, 30 साल में कितने बार आया? आर बार आया, 30 एन ईयर्स में आर टाइम्स आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इज कैलकुलेटेड बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, एंड इसी का लिमिटिंग केस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला का है। डियर फ्रेंड्स, एनसीआर 5, एनसीआर क्या होती है? एन जानते हो आप लोग, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर।
5C2 में मुझे कैलकुलेट करना हो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5 क्या होती है, 5 से लेकर 1 तक चले जाओ, सबको मल्टीप्लाई कर दो। फैक्टोरियल 2 से लेकर 1 तक जाओ, सबको मल्टीप्लाई कर दो। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3, कैलकुलेटर में निकालने का टेक्निक होता है, 5 डालना और उससे जो है ना पहले 5 डालना, उसके बाद सी ऑटोमेटिक बट सी आर वाला बटन रहता है, दबा के और ये नंबर डाल देना। क्लियर, समझ में आ गया? तो हम जो है ना तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर भाई, मजे की बात है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अब एक चीज और समझा देते हैं। एटलीस्ट इस साल में कम से कम एक बार वो एट वंस, एटलीस्ट वंस, इसकी जो इस डेप्थ की प्रिसिपिटेशन है इस साल में एट वंस हो जाए, एक बार हो जाए, कम से कम एक बार, यानी कम से कम एक बार मतलब 30 साल में एक बार भी चलेगा, 2 बार भी हो जाए तो भी वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर, एटलीस्ट वन, कम से कम हमें 20 नंबर दे दो तो हम पास हो जाएंगे। 20 से लेकर 100 तक चले जाइए, कुछ भी आ जाए तो आप पास होंगे नहीं क्या? तो कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, इसका मतलब कह रहा है एक बार आ जाए तो भी कम से कम एक बार की बात को सेटिस्फाई किया, 2 बार आ जाए कम से कम एक बार, अगर 2 बार आ गया 30 साल में तो भी तो वो कम से कम एक बार है कि नहीं वो। तो P1 P2 P3 डॉट 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 P, ये निकालने के लिए बोले पूरे 30 साल में एटलीस्ट एक बार कितने डेप्थ की रेनफॉल हुई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये वैल्यू निकाल दो। और ये वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस, और 1 माइनस P0 क्या होती है 30, P R के जगह पर 0 है, P रेस्ट टू द पावर 0, N रेस्ट और Q रेस्ट टू द पावर 30 माइनस 0। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो या कम से कम 2 बार हो जाए, 2 बार का मतलब क्या हुआ, 2 बार हो जाए 3 बार हो जाए, 2 से लेकर 30 तक ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 1 माइनस P0 माइनस P1, P0 P1 निकल जाएगा। P0 कैसे निकालते, P1 कैसे निकालेंगे 30 C1 P रेस्ट टू पावर 1 एंड Q रेस्ट टू पावर 30 माइनस 1। केवल एक बार ही आए 30 साल में, 30 साल में एक बार ही आए, इस मतलब P1 पूछा जा रहा है, केवल केवल एग्जैक्टली एक बार हुआ हो, एग्जैक्टली वो रेनफॉल एक बार हुआ 30 साल में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टाइम occurrence of such a maximum depth rainfall from 20 hours storm at Calcutta in a year, एक साल में, किसी एक साल के 12 घंटा की सबसे मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ है ये, इसकी इस साल में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 30C1 की रेस्ट टू द पावर, होने की प्रोबेबिलिटी 1, ना होने की प्रोबेबिलिटी Q। ठीक है, एक बार भी नहीं हुई होगी 30 साल में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है P0, एग्जैक्टली एक बार भी नहीं हुई है। ठीक है, 2 बार, एटलीस्ट 2 बार, 2 से लेकर 30 तक, तो ऐड करोगे तो बचेगा कौन, P0 एंड P1, उधर 1 माइनस P0 P1 को वहां, तो हमने एटलीस्ट कर दिया, कभी नहीं, कभी नहीं, एक भी नहीं हुआ है, या एग्जैक्टली वन टाइम या 2 टाइम, एग्जैक्टली 2 बार आया होगा एयरफॉल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये 2 बार आया इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्यूरेटिव पावर 30 माइनस, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम पूछे जाएंगे आपको, भाई स्टेट ऐसी है ना, उसमें पूछे गए तो आप लोग को छोटा क्वेश्चन आता है, पूछे जा सकते। ठीक है भाई, हमने क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर दिया है। हाँ, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, अ सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, उसकी लाइफ जो है ना 10 ईयर्स है, एंड इज डिजाइन फॉर अ फ्लड मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न पीरियड 50 ईयर्स।
और लाइफ कितना दिया गया है 10 ईयर्स। और 50 साल में जो आती है ना बाढ़, वही इसको तोड़ पाएगा। फ्लड मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न पीरियड 50। द रिस्क ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन परसेंटेज। इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का रिस्क क्या है? रिटर्न पीरियड जो है 50 ईयर्स है, तो पर ईयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/50, राइट। रिस्क का मतलब क्या हुआ? एक बार भी अगर ये रेनफॉल आ गया, तबाही मच गई। बोलो, एक बार भी हो गया हाइड्रोलॉजिक डिजाइन फेल, 2 बार भी हुआ होगा फेल, 3 बार भी हुआ होगा फेल। लाइफ कितना है? अपने लाइफ में 10 बार भी हुआ फेल, क्या होता है 1 - p। यही तो आपसे पूछा जा रहा है। अगर इतने खतरनाक इंटेंसिटी वाले डेप्थ वाले अगर रेनफॉल हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/50 है हर साल। हर साल प्रोबेबिलिटी कितनी है इस रेनफॉल की? 1/50। अगर इस प्रोबेबिलिटी वाले यानी इस रिटर्न पीरियड वाले अगर रेनफॉल एक बार भी आ गया 10 साल में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैमेज, 2 बार भी आ गया तो पहले ही बार में डैमेज हो गया था, बच गया होगा तो दूसरे में डैमेज हो गया, 3 बार आ गया तो भी फेल। झटके में 3 बार आ गया, ऐसे समझो ना, मैथमेटिक बात है ये। एक बार आया पानी, एक बार इवापोरेट कर गया, एक बार और आया पानी इवापोरेट, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन है। 3 बार आया तो भी फेल हो सकता है, 4 बार आया तो भी, पूरे 10 साल में 10 बार आ गया तो भी फेल। क्योंकि हम चाह रहे हैं इसकी जो है ना रिस्क डिफाइन करने जा रहे हैं। रिस्क क्या है? मतलब इसके डैमेज होने के रिस्क क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सच रेनफॉल 1 टाइम इन 10 ईयर, अगर आ गया खत्म, टूट गई, या 2 टाइम आ गया टूट गई। P1 1 टाइम आया तो भी टूट सकता है। एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, ये सब सेटिस्फाई कर रहा है इसके डैमेजिंग का, तो रिस्क को ये सब मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा है। और ये 1 - P0 होता है, P0 निकलने जाएगा, P आपका 1/50 है, Q क्या हो जाएगा 1 - 1/50, 49/50। तो कैलकुलेट लीजिए, ये आया, यही रिस्क है ये। अगर एक बार 2 बार 3 बार कोई भी आ गया इस तरह का, 3 बार आ गया, ये टूट जाएगा, यही रिस्क है। इतना परसेंट रिस्क है कि 10 साल में टूटने का। ठीक है फ्रेंड्स, जो है ना हम सेशन यहीं पर जो है ना फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही आनंद उठाएंगे इसको। जब तक आप जो ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़े रहेंगे तब तक। अभी तो रिसेंटली मज़ा लेना है इसका, यही के एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए छोड़िएगा नहीं, और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, तो देखेंगे रिवाइज हो जाएगी। लेकिन आपको रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा नहीं रखना। रिटर्न पीरियड जो है ना महीना से ऊपर ना रखिएगा, रिटर्न पीरियड जो है ना हमेशा 1 वीक का रखिए। 1 वीक में हर पूरे इंटायर सिलेबस जितना पढ़ते जा रहा है सबको रिवाइज करते चले, कैसे टाइम मैनेज करना करिए। जितना जो है ना करेंगे मेहनत, उतना ही प्रोबेबिलिटी होगी आपकी सक्सेस की, कि इससे बड़ा जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाला है। रटाफिकेशन आपका रिजल्ट दे रहा है इस बार इस एग्जाम के में, तो भूलिएगा नहीं। सभी लोग जैसे भी टाइप के स्टूडेंट हैं, या बेसिक कमज़ोर है, बेसिक स्ट्रॉन्ग, सब जो है ना परफेक्ट कैंडिडेट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो जितना मेहनत करेगा, सक्सेस जो है ना क्या है, एकदम जो है प्रोपोर्शनल है आपके हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क चाहिए यहाँ पर, यहाँ स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही सेशन हम क्लोज। धन्यवाद आप लोग।